तो कैबिनेट फॉर्म में कि कैबिनेट में कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों का दल था कैबिनेट मिशन, तो 3 मेंबर थे वहां पर, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने भारत में सिफारिश दी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत में जो संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया उसकी सिफारिश किसने दी थी? तो आपका आंसर होता है कैबिनेट मिशन ने सिफारिश दी थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमने एक संविधान सभा बनाई। तो संविधान सभा को आप बिल्कुल इस सेंस में देखें जैसे आज की डेट में आप पार्लियामेंट में अपनी एक सभा का गठन करते हैं, लोकसभा के रूप में, राज्यसभा के रूप में, स्टेट में देखिए तो स्टेट लेजिस्लेशन अर्थात विधानसभा के रूप में या विधान परिषद के रूप में। उसके जो सभा के मेंबर थे हम लोग ही उनके चुन के भेजते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो दोनों सदन की अलग अलग भूमिका है। यदि हम इनडायरेक्ट फॉर्म की बात करेंगे तो राज्यसभा या विधान परिषद आएगा। लोकसभा में तो सीधा हमारी भूमिका होती है, हम जाते हैं और बटन दबाते हैं और अपना मेंबर चुनते हैं, तो वहाँ प्रत्यक्ष भूमिका में आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम अपने सभा के मेंबर्स का चुनाव कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। तो उस टाइम पर भी संविधान सभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि गए थे, टोटल प्रतिनिधि स्टार्टिंग में थे 389। कितने मेंबर थे? स्टार्टिंग में मेंबर थे 389। खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मेंबर्स आर 389। 59 बोल रही थी शायद मैं, 389। बाद में कुछ सदस्यों ने अपना नाम वापस ले लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसमें से घटकर के संख्या 299 रह गई थी। कितनी सदस्य घट के रह गई थी? संख्या सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 299 रह गई। अब जब हमारा संविधान बन करके फाइनली तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लास्ट बैठक हमारी वहां पर हुई थी, तो उस टाइम पर जो सिग्नेचर करने वाले मेंबर थे असेंबली के वो थे 284। देखिए 3 संख्या यहाँ पर आ जाती हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे, संख्या घटकर कितनी रह गई, और लास्ट सिग्नेचर करने वाले मेंबर्स कितने थे। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ये सिग्नेचरीज अप्रूव करने वाले थे जी, जो ये असेंबली बनाई गई थी, इस असेंबली में जी मैम आप एक चीज गलत बता रहे जी बताइए। तो क्या बात होगी यहाँ पर कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे। आप यदि बुक्स में देखेंगे तो वहाँ ये नहीं है भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया था इसलिए उनकी संख्या घट गई थी। वहाँ सीधा लिखा रहता है कि समर्थन वापस ले लिया, मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस ले लिया। उसके साथ कुछ कमिश्नरी क्षेत्रों के या प्रांतों के व्यक्ति थे या मेंबर थे जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था। एरिया उसी में चला गया था, तो वो तो समर्थन वापस लेना एक फॉर्मेलिटीज के रूप में, देखिए समर्थन वापस लिया जाएगा। हम 46 की बात कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान डिवीजन कब हुआ था? 47 में ना भारत पाकिस्तान डिवीजन हुआ था, हम 46 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम तो जाहिर सी बात है समर्थन वापस ही लिया जाएगा, डिवीजन तो हमारा बाद में होगा। तो समर्थन वापस लिया ही वहां पर आप शब्द याद रखेंगे और आप उसको देखेंगे कि समर्थन वापस लिया इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि 46 की बात हो रही है। अभी तो हमने अपनी पहली बैठक बिठाई नहीं है। पहली बैठक तो हमारी कब होगी? 9 दिसंबर को होगी। और भारत पाकिस्तान डिवीजन कब होगा? 1947 में होगा। ठीक है, तो हमारे पास जिस दिन सिग्नेचर हुए थे 284 मेंबर्स थे। अब आप लोगों की असेंबली है, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल मेंबर्स थे उसमें महिलाओं की संख्या एग्जाम में खूब पूछी जाती है। कितनी महिलाएं थी वहां पर? 15 महिलाएं थी वहां पर। वो बात एक अलग है, जब सिग्नेचर हुए थे उस टाइम पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। महिलाओं की संख्या उस टाइम पर 8 थी, जिसमें से 2-3 नाम ज्यादा फेमस एग्जाम्स में बुकों में लिखे रहते हैं। दुर्गा भाई देशमुख का नाम लिखा रहता है, सरोजिनी नायडू का नाम लिखा रहता है, हाँ विजय लक्ष्मी पंडित का नाम लिखा रहता है। तो इसके बाद अब हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो गया तो हमने अपनी बैठकें शुरू कर दी। देखिए आज भी आप देखें यदि पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो कमेटीज का गठन किया जाता है। जब पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर बैठे हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती है। आपके पास जनरली जो क्वालिफिकेशंस होंगी, यदि आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, लेजिस्लेशन का मेंबर बनना है, या फिर कह सकते हैं कि आपको विधायिका का कोई मेंबर बनना है, तो जनरली आप भारत के नागरिक हो। आपके पास एज का क्राइटेरिया रहता है 25 या 30 का, और आपके पास लाभ पद आदि की कोई कंडीशंस लगी रहती हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी मेंशन नहीं होती। तो आप चाहे अंगूठा टेक भी हैं, यही तो एक विडंबना ना देश की, कि देश में जो कानून बनाते हैं उनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो उस टाइम पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो असेंबली में मेंबर बैठेंगे तो वो सब लोग पढ़े लिखे हों या उनकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या एक क्राइटेरिया हो। वो एक अलग बात है कि उस टाइम पर असेंबली में ज़्यादातर लोग यदि आप देखें तो उनके लोगों के पास अच्छी डिग्रियां थी, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। संविधान हमारा किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया। देखिए जब हमने संविधान को बनाना शुरू किया तो हमारी पहली बैठक हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1946। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कब गठित हुई थी या कब बनी थी, पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946।
अब जब बैठक होगी तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी जरूर होगा। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने ली थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम बात कर लें इसे तो हमारे जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, बीएड का हो, कांस्टेबल का हो, टेट सुपर टेट के हो, या आयोग का पेपर भी, मैंने आयोग के पेपर में भी इस क्वेश्चन को खूब कई बार देखा है कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो भी सच्चिदानंद सिन्हा होता है। और कई बार पहली बैठक शब्द ना दे करके वो पूछ लेते हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही वहां पर लिखेंगे। दोनों बात एक ही होती है। 9 दिसंबर को बैठक होने के बाद जब हमारे पास डेट आई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर की जो बैठक थी उसमें अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जितनी भी बैठकें हमारी इसके बाद होंगी, लास्ट बैठक हमारी 26 नवंबर 1949 को हुई है, तो लास्ट बैठक तक सब जगह अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक स्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अर्थात परमानेंट। अस्थायी के रूप में या पहली बैठक के अध्यक्ष के रूप में आप सच्चिदानंद को याद रखते हैं, और स्थायी के रूप में या अंतिम बैठक के रूप में आप याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखते हैं। हाँ जी मैम, जब 9 दिसंबर 1946 को थी तो मैम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की डेथ हुई थी, तो मैम इस चीज से कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से देखिए फर्क की बात है, जो आर्टिस्ट दुनिया में रहा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी जगह हम उनके ऑप्शन में दूसरे को लेकर के आएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि अब हम किसी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। आज भी यदि हम पार्लियामेंट के किसी मेंबर को, किसी मिनिस्टर को देखें, यदि उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसका आपके लॉ पर, किसी विधि पर, कोई प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारी जो बैठकें संपन्न हुई हैं, तो पहली बैठक और लास्ट की बैठक, 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे यहाँ से बनते हैं। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बना करके तैयार किया था तो लास्ट हमारी डेट आती है 26 नवंबर 1949। अब देखिए जब हम अपना प्रियम्बल को पढ़ते हैं या प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि प्रस्तावना को, इन सब बातों के द्वारा हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इनेक्ट करते हैं या फिर आत्मा अर्पित करते हैं। वहाँ 3 शब्द मेंशन किए गए हैं। तो हमारा संविधान कब अपनाया गया, ये तो हमारी अपनी एक लोकल सी लैंग्वेज हो जाती है। और लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, संविधान को कब अपनाया गया, या फिर लिखा हुआ मिलेगा संविधान को कब अंगीकृत किया गया। एक ही बात है, अंगीकृत करना या अपनाना, अर्थात अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए अब क्वेश्चन आता है दिवस के रूप में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने 26 नवंबर इसीलिए इस डेट को रखा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, या सिंपल कह देते हैं विधि दिवस के रूप में भी, वो दोनों शब्दों में से कुछ भी लिखा मिल जाता है। ये 26 नवंबर इसीलिए यहाँ पर डेट मेंशन की गई है उस डेट के रूप में। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया है? जब देखिए 26 जनवरी की, एक मिनट, 26 जनवरी की जब हम बात करें, अभी तो मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, आगे पहुंचती उसके बाद। तो हमारे पास देखिए 2 डेट होती हैं, एक, दोनों ही डेट हमारी 26 में आती है। एक आती है 26 नवंबर को और एक आती है 26 जनवरी को। तो 26 नवंबर की डेट तो अडॉप्शन की हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया, है ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था? पढ़ा है ना आपने, खूब बचपन से सुना है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा है कहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में 26 जनवरी को। वो तो आप बात सही कह रहे हैं, वो तो उनकी बात का जवाब हो गया। मैं दूसरी पूछ रही हूँ, अभी आएगा वो जवाब। मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, हम सबको पता होता है। अब देखिए क्वेश्चन भी हमने जब शुरू में कोई एग्जाम्स दिए तो हमारे सामने भी क्वेश्चन आया कि देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है। तो बस दिमाग में सवाल यही आया कि पढ़ा तो बहुत, सुना तो बहुत है और याद भी ऐसे ही किया है 26 जनवरी को, लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि कहाँ लिखा है। तो जब हम पेपर देते हैं तो ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं, अच्छा हाँ सही बात है, लिखा तो कहीं ना कहीं होगा। तो जब संविधान को बिल्कुल आप एंड में चले जाएं, आर्टिकल 394 में, आर्टिकल 394 में, तो वहां लिखा हुआ है कि संविधान के ये 15 आर्टिकल, स्टार्टिंग में वहां पर 15 आर्टिकल को मेंशन किया है। ये 15 आर्टिकल तो 26 नवंबर 1949 से ही एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, अपने इन्फोर्समेंट में आ जाएंगे, अपने प्रभाव में आ जाएंगे, और बाकी का शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट किया। उसी तारीख से हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो उसी तारीख से अस्तित्व में आ गए, और बाकी की जो आर्टिकल्स थे तो उनके लिए लिख दिया 394 आर्टिकल में ही लिखी है बात,
वहाँ लिख दिया बाकी का से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो एक तो आप ये बात चीज बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो जनरली पता तो उनके बारे में हल्का फुल्का सबको होता है, लेकिन ये पीछे की जो कहानी है ये बड़ा परेशान करती है। हाँ कि ये बात कहाँ लिखी है, बिल्कुल लास्ट वाले आर्टिकल्स में 95 आर्टिकल है, 395 ये 394 में लिखी है। अब बात है कि हमने 26 जनवरी डेट ही क्यों वहाँ पर मेंशन की थी, हम 27 भी रख सकते थे, हम 24 भी रख सकते थे। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की डिक्लेरेशन दी थी, है ना। क्वेश्चन खूब आयोग ने कई बार पूछा है कि देश में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। अब देखिए स्वतंत्रता दिवस तो हम कब मनाते हैं, अगस्त में, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे, हमारा भारत पाकिस्तान थोड़ा सा टेंशन भी चल रहा था, डिवीजन का भी चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में अभी हमारे पास सिस्टम कुछ नहीं बना हुआ था। लेकिन हमारे पास उस टाइम पर नेहरू जी ने एक डेट फिक्स की थी 26 नवंबर, जैसे अभी उन्होंने बताया, सॉरी 26 जनवरी, कि हम अपना पहला स्वतंत्रता का पाठ उस दिन पढ़ देंगे। इसीलिए हमने वहाँ पर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को। इसीलिए जब हमारे पास गणतंत्र की बात आई थी तो हमने इस 26 तारीख को ही मेंशन कर दिया वहाँ पर, या उसको रख दिया। इसके बाद अब आपका संविधान लागू हुआ है, वो भी 26 को, लेकिन जनवरी में इनेक्ट हुआ है, अडॉप्शन में आया है तो 26 नवंबर को, दोनों ही 26 है। ठीक, अब देखें इससे आगे हम यदि चलते हैं तो हमने जब संविधान बनाया था तो उस संविधान के अंतर्गत हमारे जो एक पूरा का चिट्ठा आपके सामने रखा जाता है एज ए रिटन डॉक्यूमेंट, उसमें 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स और 22 भाग रखे गए थे। कितने भाग हैं उसमें थे, मतलब आज हम ये कल्पना कर ले कि हम 26 नवंबर में बैठे हैं, तो हमने 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स और 22 भागों का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। अब इस डॉक्यूमेंट को नाम क्या दिया जाए, जाहिर सी बात है दिमाग में आ रहा होगा, संविधान बना रहे हैं तो संविधान ही नाम दिया जाएगा, है ना। तो हमारे संविधान का नाम क्या है, क्या बताएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का संविधान। अब हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान है, ऐसा कहाँ लिखा है? प्रियम्बल में नहीं लिखा। अभी हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा उसमें। देखिए ये क्वेश्चन मेरे सामने भी जब पहली बार आया, मैंने भी पेपर दिया आपके लिए, आयोग के बहुत पेपर दे रखे हैं, तो मेरे सामने भी जब ये क्वेश्चन आया तभी मैं जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया ना जैसे, तो बात बड़ी सोचने की थी, क्योंकि मैंने लॉ भी बहुत सारा पढ़ा था। तो जितने भी हम लॉज पढ़ते हैं, हम आईपीसी पढ़े, सीआरपीसी पढ़े हैं, जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं, बहुत सारे हमने लॉ पढ़े हैं, तो हमारी उसकी पहली धारा नंबर 1 या 2 में ही उसका एक्सटेंशन लिखा रहता है, उसका शॉर्ट टाइटल लिखा रहता है कि उसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। और संविधान का जब हम आर्टिकल 1 की तरफ दौड़ा हमारा दिमाग, तो हमने देखा वहां तो नहीं लिखा, वहां तो लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा, वहां तो ये नाम लिखा ही नहीं है संविधान का। तो संविधान का नाम भारत का संविधान होगा बिल्कुल लास्ट में जाके, जैसे मैंने ये वाली बात अब बताई थी ना आपको, लास्ट में जाके तो वहां भी आर्टिकल लिखा रहता है 393, लास्ट में एक आर्टिकल है 393, वहां लिखा है इस संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल भारत का संविधान होगा। तो जो संविधान का नाम है वो भारत का संविधान, ये कहाँ लिखा है? 393 में लिखा है, बिल्कुल लास्ट वाले आर्टिकल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आयोग के पेपर उठाएंगे, कई बार उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास कितने, आज की डेट में कितने आर्टिकल्स हैं और उस टाइम पर हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे। देखिए यदि आज भी हम देखें तो हमारा आर्टिकल नंबर 396 में क्या लिखा है? अभी मुझे आवाज आई 448 की, है ना, इसका मतलब 396 आर्टिकल तो होगा, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल जितने उस टाइम पर थे उतने ही आज की डेट में है, हमारे पास आर्टिकल्स नहीं बढ़े हैं। आर्टिकल्स की ओरिजिनलिटी, आर्टिकल के मूल जो रूप हैं वो तब भी 395 थे, आज भी 395 ही हैं। हम कहीं भी संविधान को जब पढ़ेंगे तो 396 आर्टिकल लिखा नहीं मिलेगा उसमें आपको। तो मूल आर्टिकल आज भी उतने हैं जितने उस दिन थे, 26 नवंबर 1946, वो डाउट क्लियर करूंगी अभी। तो 26 नवंबर 1949 को भी 395 थे और आज भी 395 ही हैं। अब कई बार आप बुक्स में देखते हैं, जैसे इन्होंने लक्ष्मीकांत का जिक्र किया, तो वहाँ लिखा रहता है कि हमारे आर्टिकल्स की संख्या अब इतनी हो गई है, तो ठीक लिखा है वहाँ पर भी। तो जब हम अपने आर्टिकल को देखें तो आपने आर्टिकल 21 खूब पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ, है ना, जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वहाँ पर मेंशन की गई है। तो हाँ
आर्टिकल 21 पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट दिए अपने, बहुत सारे केसेस वहां पर आए हैं। और एक शुरू में 2 केस आए थे, एक उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश का और एक आया था मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक यूनिवर्सिटी का। वहां पर मुद्दा ये उठा कि जीवन जीने के अधिकार में जैसे खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सोने का अधिकार है ना, अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार, सब अधिकार आपने शामिल कर दिए हैं। क्या राइट टू एजुकेशन नॉट ए फंडामेंटल राइट? क्या राइट टू एजुकेशन जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है? और यदि जरूरी है तो फिर उसे फंडामेंटल का दर्जा क्यों दे दिया गया है? क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल खूब मेंशन किए हैं, खूब अच्छे से डिफाइन किए हैं, लेकिन कहीं पर भी एजुकेशन की बात नहीं की गई है। जब आप डीपीएसपी के पार्ट भाग 4 में आएंगे तो वहां पर एक आर्टिकल आपको 45 लिखा मिलता है। वहां लिखा है यदि राज्य चाहे तो, और आप जानते हैं जो डीपीएसपी है वो राज्य की मर्जी पर होते हैं। यदि राज्य चाहे तो छोटे बच्चों को, वहाँ एज भी डिफाइन नहीं है, वहाँ एज डिफाइन है सिर्फ 6 वर्ष तक, ये भी बाद में डिफाइन की गई थी। हाँ नहीं 14 नहीं है वहाँ पर, आर्टिकल 14 में 14 नहीं मिलेगी, वो कंफ्यूजन रहता है। और शुरू में तो एज भी नहीं थी, वहाँ सीधा लिखा था कि राज्य छोटे बच्चों को अर्थात बालकों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना। और देखिए भाग 4 तो मर्जी है राज्य की, उसकी राज्य की जेब में दम है, पॉकेट में उसके पास लगता है, उसके पास कैपेसिटी है तो वो प्रोवाइड करा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जो चीजें अदरवाइज पर हैं, राज्य की मर्जी पर हैं, उन्हें तो हम कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, हम उन्हें जबरदस्ती ले भी नहीं सकते हैं। बट हमें ऐसा लगता है जैसे जीने के लिए सांस लेना है, कैसे शुद्ध वायु में अच्छे वातावरण में रहना है, वैसे बिना एजुकेशन के तो आज भी हम महसूस करते हैं। भले एक जमाने में एजुकेशन इतने मायने नहीं रखती थी, बट आज की डेट में तो एजुकेशन मायने बहुत रखती। तो यदि हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हमारा लाइफ जो है स्टैंडर्ड या उसकी गरिमा कुछ भी हमें नजर नहीं आती है। तो इसे उन्नी कृष्णन और मोहिनी के केस में उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि भाई एजुकेशन को तो फंडामेंटल का रूप देना पड़ेगा। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में एजुकेशन को भी उसका हिस्सा मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी तो पार्लियामेंट को उस पर कानून बनाने थे मजबूत से, क्योंकि ये फील भी हो रहा था कि हाँ ये जो गाइडलाइंस आई हैं और उन्होंने हमें दिया है तो हमें लगता भी है कि हाँ ऐसी नीड है। तो हमने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 21A, बाद में आया ना 21A, 86वें संविधान संशोधन 2000 से 2002। अब देखिए 21A पहले नहीं था, बाद में आया 21A। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 30 से खत्म किया, उसके बाद हमने उसमें रखे थे 31A, 31B, 32, 31C। जब हम पंचायत को देखें तो पंचायत 92 में आई है हमारे पास 73वें संविधान संशोधन से। तो वहां हमने क्या किया, वहां आर्टिकल 243A से लेकर के O तक, 243P से लेकर के ZZ तक, इतने सारे आर्टिकल्स हमने नगर पालिका और पंचायत के लिए नए जोड़े। तो मूल तो हमारे अभी भी उतने ही हैं, और यदि हम इन मूल के साथ इनकी संख्या काउंट कर लें ABCDEFG तो ये हमारे आर्टिकल 450 प्लस चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन ये आता है ना, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो फिर हमारे पास जवाब आता है 450 प्लस में। ठीक, हाँ जी मैम, जो मेरा एनडीए में पेपर था मैम, हम उसमें ये लिखा था दोनों क्वेश्चन की मूलतः कितने हैं और जो वर्तमान में उनकी संख्या है वो कितने हैं। हाँ। तो अगर वहाँ पर ऑप्शन भी था 395, अगर मैं उसमें देखिए यदि आप मूलतः वाला क्वेश्चन आपके सामने था, मूलतः मींस ओरिजिनली कितने हैं, तो आप डेफिनेटली 395 आर्टिकल और लगाओगे। मैम उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था कि वर्तमान में कितने हैं, उसमें 395 भी ऑप्शन था और 448 भी था, तो फिर 448 लगाएंगे। तो मैं यही तो बता रहा था मैं इतनी देर से। आप कहाँ बता रहे 448 क्या है ना आपकी मूलतः क्या। मैंने शुरू में देखिए वर्तमान की और उसकी बात ही नहीं की थी, मैंने पूछा था हमारे संविधान में आज अनुच्छेद कितने हैं, है ना। तो देखिए वहां पर चेंज आता बातों का। एक क्वेश्चन में उन्होंने यदि 395 नहीं पूछना था तो वो मूलतः शब्द नहीं जोड़ते, वो सीधा 448 देते। तो जब 448 का क्वेश्चन था तो भले ही आपके एग्जाम में आया, आपको क्लियर था, आपने कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते जिन्हें क्लियर नहीं होती वो बात, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया। मैं ये नहीं कह रही आप गलत है, ठीक है, बैठ जाओ। होता है मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैम संविधान में आप कह रही थी 395 आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल तो 450 से भी ज्यादा है, तो उन्हें डिफरेंस बताना पड़ता है कि ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद अब देखिए एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो भी सही है, दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी सही है। यदि आप अपनी बात 448 सही बता रहे हैं तो वो बात भी सही है, लेकिन मेरी भी तो सही है, और फिर मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया। इसके बाद शेड्यूल्स हमारी कितनी थी 8, अब हमारे शेड्यूल जरूर बढ़ गए हैं। शेड्यूल हमारे कितने हो गए 12।
अब देखिए जो चीज बढ़ी है या जो चीज घटी है तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन छोड़ के जाएगी अमेंडमेंट नंबर का, है ना, वो अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से नंबर से वो चीजें आई या गई। तो एक हमारे क्वेश्चन अमेंडमेंट नंबर से आप देखेंगे तो खूब अच्छा देखने को मिलेगा। यूपीएसआई की जैसे भर्ती आई है तो संविधान स्पेशल आता है ना, अमेंडमेंट नंबर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहां अब 9th शेड्यूल, 10, 11 और 12 4 अनुसूचियां हैं, इसका मतलब ये 4 अमेंडमेंट हमें जरूर पता हो। 9वीं अनुसूची हमारी कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई, तो देखिए जब हमने 1950 में अपना संविधान लागू कर दिया, अगले ही साल यदि आप उसकी स्टार्टिंग पढ़े तो आप देखते हैं ना भारत का संविधान, पिछली बार यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था, भारत का संविधान कितने दिन में बन के तैयार हो गया, सबको पता होगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना जीके नहीं याद होती, देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक पता है ना। और मैं पूछूं प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू किस डेट को लगाया, देखो मार्च डेट पता है। और मैं पूछूं जल दिवस कब है तो नहीं पता, जल दिवस भी तो 22 मार्च को ही होता है। बस ये इंटरेस्ट की बात है कि जो चीज आप इंटरेस्ट से ले रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी याद होगी। 22 मार्च को हमारा जल दिवस भी है, एग्जाम से खूब पूछा जाता है ना। 22 22 22 3 22 ऐसे हैं, 22 मार्च होता है तो जल दिवस, और 22 अप्रैल होता है तो पृथ्वी दिवस, जल है तो पृथ्वी अगले ही महीने, और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, है ना। जैव विविधता जिसे वहाँ पे बहुत सारे वनस्पति हो, जीव हो, जंतु हो, डाइवर्सिटी हो, तो जैव विविधता दिवस, तीनों दिवस एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। लेकिन जनता कर्फ्यू में बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उस टाइम तो हमें थाली कब बजाई थी वो भी हमें याद है, सारी चीजें हमें याद है। तो इंटरेस्ट की बात है, जिस टाइम आप जिस चीज में इंटरेस्ट लगा लेंगे वो आपको याद हो जाएगी। ये भी तो जीके का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपने क्यों याद कर लिया, जीके का क्वेश्चन है। कोविड-19 इतने सारे क्वेश्चन आपको देकर के जाएगा, है ना। करंट टच में तो बने रहना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं होता, हमें याद होते हैं। ये मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि बच्चों की समस्या रहती है जीके याद नहीं होती, तो देखिए याद होती है। कहाँ पर बात कर रही थी मैं, हाँ 1950 में हमने संविधान को लागू कर दिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इतना बड़ा संविधान बना करके हमने तैयार कर लिया। अगले ही साल हमें जरूरत महसूस हुई भाई, क्योंकि देखिए विधि तो जो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू नेचर वही अच्छी होती है। यदि हम 50 की विधि को आज भी लागू करते जाएं तो कैसे काम चलेगा, है कि बात नहीं। तो विधि बदलती हुई ही अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू नेचर। अगले ही साल 51 में हमारे पास जरूरत महसूस हुई कि हम संविधान में एक ऐसी शक्ति डाल दें जो राज्यों के लिए बड़ी भारी शक्ति के रूप में आती है, वो राज्य की बड़ी शक्ति है, 9वीं अनुसूची। और हमने 9वीं अनुसूची को अगले ही साल संविधान में ऐड कर दिया, तो हमारा पहला संविधान संशोधन हो गया। किसके लिए, 9वीं अनुसूची। 51 में भी लास्ट में एक आता है और पहले में भी एक आता है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, अगले ही साल, अगला मीन्स पहला, अर्थात 1951 में। सब्जेक्ट क्या था इसका, भूमि सुधार। सब्जेक्ट भी बहुत आता है एग्जाम में कि 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है, भूमि सुधार। और देखिए एक बहुत अच्छी बात कि संविधान में कौन सा ऐसा प्रोविजन है एकमात्र जो कि कोर्ट की समीक्षा के दायरे से बाहर है। आपने देखा ना कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या, फांसी देना। देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको 3 पिलर बताए थे, इसकी बात हम बाद में करेंगे नई शेड्यूल्स की ना। अभी मैंने आपको 3 पिलर बताए, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। विधायिका मींस लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, जहां आपने देखा होगा ना जूते चप्पल एक दूसरे फेंकते हुए, नहीं देखा पार्लियामेंट में। तो जब पार्लियामेंट में लॉ बनता है उसे पार्लियामेंट को हम विधायिका, व्यवस्थापिका कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये 2-3 शब्द, कभी कुछ भी बोल दें आप जी। तो विधायिका काम है कानून बनाना, विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। उसने हाल ही में कृषि बिल पर कानून बनाया। विधायिका का मतलब है जहां मेजोरिटी वाले मेंबर भी हो, बीजेपी मेजोरिटी में है, वहां कांग्रेस भी हो, समाजवादी भी हो, और सारी पार्टी की वहां पर मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिसका भी अस्तित्व वहां पर है। तो विधायिका काम कानून बना रही है। वो एक अलग बात है कि जो मेजोरिटी में वहां पर लोग हैं उनके मन मुताबिक कानून वहां पर बनता है। तो उन्होंने कानून बनाया। अब इस कानून को लागू करना है, पूरे भारत में करना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ देना है। जैसे आप बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि ये लॉ हमारे पूरे भारत में लागू है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। वो कश्मीर में लागू होगा नहीं होगा, यूपी में लागू होगा नहीं होगा, किस जगह पर कौन सी डेट से लागू होगा, ये सब डिसाइड करने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी अर्थात सरकार। ये काम किसका, कानून लागू करने का काम कार्यपालिका, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका। अब कानून जब इन्होंने बनाया
तो कार्यपालिका ने इंटरफेयर नहीं किया कि आप क्या कानून बना रहे हैं, ना ही न्यायपालिका ने इंटरफेयर किया कि कानून क्या बनाया जा रहा है, कब लागू हो रहा है, कब लागू नहीं हो रहा है। तो कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। इन तीनों की खास बात है कि इनकी शक्तियों को बांट दिया गया है, पावर सेपरेशन, अर्थात इनकी शक्तियां सेपरेट हैं तीनों की। 3 बॉडी बना दी, तीनों को अधिकार दे दिए, तीनों की लायबिलिटीज डिसाइड कर दी। किसने? संविधान ने। कोई किसी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपने काम करने के लिए स्वतंत्र बॉडी है। ध्यान रखिए, तीनों बॉडी क्या है? स्वतंत्र है। अब इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने लागू कर दिया। अब वो कानून हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत है, वो हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म करता है, उनकी शक्तियों को छीनता है। तो हमारे पास रास्ता क्या बचेगा कि हम जुडिशरी के पास जाएं। किसके पास जाएं? न्यायपालिका के। न्यायपालिका उस कानून को देखेगी, रिव्यू करेगी, उसका समीक्षा करेगी उसकी कि क्या ये कानून संविधान के विपरीत तो नहीं है तो खारिज करो, नहीं है तो कंटिन्यू करो। तो जुडिशरी का काम है कानून की समीक्षा करना। 3 क्वेश्चन, देश में बनाई गई विधियों को लागू करने का काम किस स्तंभ का है? कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव बॉडी। देश में कानून निर्माण का काम किसका है? व्यवस्थापिका अर्थात पार्लियामेंट। देश में कानून की समीक्षा करने का काम किसका है? जुडिशरी का। क्या जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा पारित की गई विधियों को खारिज कर सकती है? आंसर वो यस, कर सकती है। करेगी नहीं, कर सकती है। करेगी का मतलब है जो तो करेगी हर हाल में, तो बाउंड तो नहीं है, कर सकती है। यदि लगता है कि खराब है तो कर देगी और लगता है नहीं है तो नहीं। जैसे अभी किसानों का जब बिल आया है, व्यवस्थापिका ने पूरा अनुसूची, ये आपकी समवर्ती सूची, राज्य सूची को पूरा ध्यान में रखते हुए कानून बनाया। और किसान भी इस बात को जानते हैं कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट गए तो भी कोई ऐसा फॉल्ट सरकार ने नहीं छोड़ रखा है जिस आधार पर इसका रिव्यू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दे। तो हम वहां जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए तो नहीं जा रहे। समीक्षा करने के बाद तो देखें, ना जनता सुप्रीम कोर्ट से कह सकती कि आप इस फैसले को ऐसे पलट दें, ना व्यवस्थापिका कह सकती, ना कार्यपालिका कह सकती। और सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके विधि को खारिज करना है नहीं करना है खुद डिसाइड करेगा। और वो जो खुद डिसाइड करता है वो भी अपनी मर्जी से नहीं करता, वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग तो वो सही या गलत का फैसला करेगा। जुडिशरी भी किसके अधीन आती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आती है। ठीक, तो अब तीनों का आपसे काम पूछ लिया जाए। व्यवस्थापिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना। जैसे गए ना नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मीटिंग हुई किसानों की, तो उन्होंने लास्ट जब देखा किसान मान नहीं रहे हैं तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि हम कानून को अभी लागू नहीं करते, हम 1-1.5 साल का आपको समय देते हैं। किसानों ने यही तो कहा, आपने तो एकदम से हमें झटका दे दिया, आपने हमें थोड़ा सा बताया भी नहीं कि हम अपने आप मेंटली भी प्रिपेयर होते। देखिए एक साथ यदि कोई चीज दी जाती है तो आराम से उसे एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आप करते रहे अपने हिसाब से और हम उसे लागू करने में भी समय ले लेते हैं, हम 1-1.5 साल बाद उसको लागू करेंगे। ये कहा उन्होंने, खूब सुना होगा। आप अखबार के टच में जरूर रहे। देखिए बिना अखबार के टच में, बिना करंट मैगजीन्स के टच में आप एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। जैसे कहते हैं ना, अखबार हमें पढ़ना समझ में नहीं आता, हम कहाँ से पढ़ें। नहीं आता कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको अखबार में कोई भी खबर ऐसी लगे ये देश में पहली बार हुआ, ऐसा बात है ना, देश में पहली बार ऐसा हुआ है, या मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, उसमें से जो आएगा अच्छा है और नहीं आएगा तो अच्छा है और भी अच्छा, हमारी नॉलेज में तो रही ना चीजें। तो आप अखबार को जरूर अपना हिस्सा बना के चलेंगे। तो वहां पर इन तीनों का काम आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे थे 9 शेड्यूल की, जिसमें सब्जेक्ट लिया भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म। हम जैसे अभी आपने बताया कि जो मतलब जैसे ये कोर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, बट जैसे कुछ चीजें जो पहली बार हो रही है फिर वो देखिए देश में कुछ भी पहली बार यदि होगा तो हम कोई भी काम यदि करने जा रहे हैं पहले, तो हम वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन से कर रहे हैं। हम कोई काम देश में पहली बार ऐसा नहीं करेंगे जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। बाई चांस कुछ नहीं होता, तो हमें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही चलना है। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं गिवन है तो वो किस बेसिस पे? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन यदि नहीं है तो वो हमने की ही नहीं होगी, और यदि कोई चीज ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है और वो हमने क्रिएट कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट है, हम उसके पास जाएंगे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट किस हाँ, बेसिस पे डिसाइड करता है? अभी बताती हूँ। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, उसकी व्याख्या निकालेगा, और व्याख्या निकाल के वो पाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य कहने का ये नहीं था जो तुमने कर दिया, उसका उद्देश्य तो ये था, और उसका उद्देश्य ये था, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं कि जहां आपने कुछ लिख दिया
और हमें तो ऐसा लगता है हम पार्लियामेंट में हैं कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऐसा तो लगता है ना सरकार को कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करा है। जनता को ऐसा लगता है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करा। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से देखिए जो कोर्ट जाएगा प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ये मान के चलती है कि सरकार जो लॉ बनाती है उसमें जो मेंबर्स आपने भेजे हैं वो आप ही के लोग हैं और वो आप ही के हित की बात करेंगे, ठीक है। तो विधि जो होगी संविधान के विपरीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि सामने वाला कह रहा है कि विधि के विपरीत है तो हमें उसकी बात सुननी होगी और वो उसकी बात सुनता है और सुनने के बाद पाता है कि हाँ ये बात सही है, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से व्याख्या कर लेता है। उसकी व्याख्या की ऑन स्यूमेटो पावर सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की होती है, अपने आप इनहेरेंट पावर बोल सकते हैं। हाँ जी हम पार्लियामेंट द्वारा पास किया कोई भी लो सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, पलट सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, अभी इस कानून को हम लागू नहीं कर सकते। हम सरकार को गाइडलाइन देंगे कि सरकार इस कानून को अभी लागू ना करे। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कोई नियम या कोई पार्लियामेंट चेंज कर सकती है? देखिए पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला, एक बात बताती हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 16(4)(a), वहां पर प्रमोशन में रिजर्वेशन है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के साथ एक क्वेश्चन वहां उन्होंने छोड़ दिया था पार्लियामेंट ने कि सीनियरिटी के बेनिफिट का क्या होगा। यदि प्रमोट कर दिया जाता है रिजर्वेशन के आधार पर तो क्या उसको सीनियरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। अब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट चला गया क्योंकि लॉ में तो लिखा नहीं था। तो वहां सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीनियरिटी का बेनिफिट तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मिलेगा। प्रमोशन के आधार पर यदि रिजर्वेशन के आधार पर यदि प्रमोशन हुआ है तो नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसा कह दिया क्योंकि तब तक कोई विधि पारित थी नहीं जिस विधि के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट चलता। विधि थी नहीं लिखी हुई, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से जरूर चलते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं जिनको संविधान कहता है। संविधान ने कहा है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो समाजवाद की अवहेलना करता हो, धर्मनिरपेक्ष की अवहेलना करता हो, गणराज्य की अवहेलना करता हो, है ना, जो प्रेमबल में बहुत सारे शब्द लिखे हुए। तो उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है। उसके फैसले भी हवाओं में नहीं होते, उसके फैसले भी जो प्रेमबल के जो 4-5 टर्म्स लिखी रहती हैं उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये विधि उन्होंने फैसला दिया कि सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीनियरिटी का बेनिफिट तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मिलेगा। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ नहीं कहेंगे, हम पार्लियामेंट से कहेंगे ये बेनिफिट भी दो आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कह दिया सो कह दिया। तो हमने पार्लियामेंट से कहा तो पार्लियामेंट ने उससे क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके विपरीत लॉ पास कर दिया। उसने कह दिया वहां पर 85वां संविधान संशोधन करके उसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के साथ सीनियरिटी भी मिलेगी। पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पलट सकता है। और पलटने के बाद फिर आप यदि कोर्ट जाएं कि इन्होंने तो आपका फैसला पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट को लगता है जो पलटा हुआ फैसला है वो संविधान के अनुरूप है तो उसे खारिज नहीं करेगा। बहुत बड़ी शक्ति है संसद के पास अपनी। तो 9th शेड्यूल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा वहाँ सब्जेक्ट उन्होंने डाला कि यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और वो लॉ ऐसा हमें लगता है कि वो लॉ संविधान के विपरीत जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के विपरीत कहेंगे, संविधान के विपरीत नहीं, फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जा रहा है और हम उस लॉ को बना नहीं सकते क्योंकि वो संविधान के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। यदि ऐसा लॉ बनाया तो कोर्ट खारिज कर देगा। तो 9th शेड्यूल एक ऐसी जेब बना दी है जिसमें सब्जेक्ट डालो और उसकी चेन बंद। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट भी उस पर समीक्षा नहीं करेगा। इस तरीके से उसमें 284 सब्जेक्ट पहुंच गए। जिस भी लॉ को, जिस भी स्टेट को ऐसा लगता है, राज्य को या सरकार को ऐसा लगता है कि कोई लॉ बनाना है लेकिन उस पर ऑब्जेक्शंस उठेंगे क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के विपरीत जा रहा है, तो उसे लो और 9th शेड्यूल में रख दिया। तो इसका मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या इसकी कोई लिमिट है 9th शेड्यूल की। तो 2007 में एक केस आया था IR सीलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR सीलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। उस टाइम पर शायद मेरे ख्याल से जस्टिस सुब्बा राव थे और फैसला दिया गया कि जो इसमें विषय डाले 284, ये विषय जो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य का एक केस आया था, बहुत पॉपुलर, सबसे बड़ी बेंच का, है ना, सबने नाम सुना होगा। 1973 से पहले डाले गए विषय तो कोर्ट की समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे, लेकिन 73 के बाद जो सब्जेक्ट डाले हैं उन्हें कोर्ट समीक्षा कर सकता है कि क्या वो सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में डालने लायक थे या नहीं थे, क्योंकि उसका विषय तो भूमि सुधार,
पता चला आपने रिजर्वेशन बनाया 70% और डाल दिया तमिलनाडु राज्य ने 9 शेड्यूल में। अभी ईडब्ल्यूएस पर रिजर्वेशन दिया गया था 10%। और यदि आपने उस दिन की कार्यवाही देखी ओटीवी में, तो उस टाइम पर जो बिल वो ऐसा था कि जिस बिल को कोई भी ये नहीं कह पा रहा था कि भाई इसे मत पास करो, क्योंकि उसका मुद्दा ही क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर। और आर्थिक रूप से कमजोर को ना तो किसी एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस बिल को आप पास नहीं करो। सबकी रजामंदी थी उस बिल पर, ना चाहते हुए भी कोई उसे मना नहीं कर पा रहा था। तो रामविलास पासवान ने ही शायद उस टाइम पर कहा था कि भाई यदि सरकार का उद्देश्य वास्तव में बेनिफिट देना है ईडब्ल्यूएस को, और वो इसे चुनाव के भुनाने के लिए नहीं कर रही है, तो वो क्या करें, इसे 9 शेड्यूल में डाल दें। क्योंकि इसके बाद तो पता चला चुनाव तो हो गए और बाद में ये चैलेंज कर दिया कोर्ट में और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, तो किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं और सरकार के चुनाव हो जाएंगे। तो यदि आप वास्तव में देना चाह रहे हैं तो 9 शेड्यूल में डाल दें। 9 शेड्यूल में डल गया तो कोर्ट की समीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी पॉकेट है 9 शेड्यूल। बट जैसे उसमें बहुत ज़्यादा खुली छूट पहले थी 2007 से पहले, उतनी खुली छूट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक आपकी व्यवस्थाओं को वहाँ पर सरकार को एक बहुत अच्छी ताकत देती है 9 शेड्यूल, जिसका सब्जेक्ट है भूमि सुधार। आपने पट्टा सुना होगा ना, जमीन से पट्टे कट गए। तो जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, और गांव आसपास में जिन लोगों के पास ठीक ठाक भूमि होती है, उनकी भूमि से कुछ पट्टे निकाल करके भूमिहीनों को दे दिए जाते हैं। जबकि राइट टू प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल राइट था उस जमाने में, अब तो हल नहीं है। तो वो जो व्यवस्था बनाई गई जिससे कि भूमिहीनों को भी भूमि मिल जाए, उस सब्जेक्ट को बना करके हमने किस में रख दिया था, 9 शेड्यूल में रख दिया था। तो सब्जेक्ट ही उसका क्या है, भूमि सुधार। किसका, 9 शेड्यूल का। कब आई, 1951 में। इसके बाद हमारे पास एक और समस्या जो हमें दिखाई दे रही थी, वो थी दल बदल। आपने पार्टी से इलेक्शन से वोट लेने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी का अपना लोगो लगा लिया, लोग उस पार्टी पर विश्वास करते हैं। आज के अपडेट में आप देखिए, जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो किसी ने पर्टिकुलर वोट किसी और कैंडिडेट को नहीं दिया, केजरीवाल को सबने वोट दिया। यही तो था ना वोट करने का। हम उसको पर्सनली भी नहीं जानते थे कैंडिडेट को, और सीधा सबको था कि बस केजरीवाल की सरकार बनी, तो सबका फेवर क्या था, केजरीवाल। मोदी की सब सरकार बनी तो सबका फेवर क्या था। देखिए यहाँ पर जब अग्रवाल जी को इलेक्शन में वोट किया लोगों ने, तो आप अपने आसपास देखेंगे तो लोगों का जो वोट जा रहा था वो किस नाम से जा रहा था, केजरीवाल के नाम, सॉरी अग्रवाल जी के नाम से वोट नहीं दे रहे थे लोग, यहाँ पर मोदी जी के नाम से दे रहे थे। योगी के वोट जा रहे हैं तो योगी के नाम से जा रहे हैं। अधिकतर स्थिति देखने को मिली है हाल फिलहाल में। तो वोट तो हमने लिया किसी पार्टी के नाम, मेंबर बनने के बाद हम दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो लोगों के साथ एक साथ छलावा सा हो गया है। तो क्यों ना इस पर कुछ नकेल लगाई जाए, इसमें एक सुधार की जरूरत है। तो एक कानून आया, दल बदल विरोधी कानून। यदि आप दल बदलेंगे तो आपकी मेंबरशिप भी जाएगी, पहले मेंबरशिप नहीं जा रही थी। तो इसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाई 10वीं, और 10वीं शेड्यूल या कह सकते हैं 10 शेड्यूल जो हमारी आई थी, वो आई थी 52वें संविधान संशोधन से 1985, राजीव गांधी सरकार 1985 में 52 संविधान संशोधन। अब देखिए 52 जब आप लिखते हैं तो 52 लिखा जाता है, और 52 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, और 10 है तो 10वीं शेड्यूल। नाखून खाओगे भाई साहब तो नाखून नहीं खराब हो जाएंगे, सुनते रहो, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची 5 दूनी 10 अर्थात 52वें संविधान संशोधन से, और 85 में तो 5 लगी रहा। 5 का कॉम्बिनेशन से याद रह जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, सब आर्टिकल्स मिलेंगे, शेड्यूल्स मिलेंगे, क्लोजेस मिलेंगे, कि आप थक जाएंगे याद करते करते, है ना। अब जैसे जैसे एग्जाम का कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले प्रोविजंस पूछ लिए जाते सीधे सीधे, फिर उसके बाद आर्टिकल्स पूछने लगे, फिर उसके बाद क्लोजेस तक पूछने लगे, प्रोवाइडेड तक पूछने लगे। तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। 52वां संविधान संशोधन हो गया, 10वीं शेड्यूल आ गई। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास शेड्यूल आई 11वीं, और 11 खूब पढ़ा है इतिहास में क्वेश्चन। अब देखिए स्थानीय स्वशासन का मतलब है निचले स्तर की सरकार। 2 स्तर की सरकारें ही देश में थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब जो निचले स्तर पर लोग हैं, गांव के हैं, आसपास के हैं, तो ये अपनी समस्याएं बताने के लिए दूर तक आवाज पहुंचाने में बड़ा टाइम लगेगा। नाली बननी है, खड़ंजे बनने हैं, नल लगना है। अब देखिए गर्मी आएगी तो रोज हैंडपंप खराब होगी, तो क्यों ना इनकी निचले स्तर की अपनी सरकार बना दी जाए, जिससे कि इनकी प्रॉब्लम्स वहीं पर भी सॉल्व की जा सके। तो इसका जो कल्पना हमारे देश में दी थी उस टाइम पर लॉर्ड गवर्नर जनरल रिपन, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, उनके पीरियड को थोड़ा सा सॉफ्ट रहते थे। इस कल्पना को हमारे संविधान में बलवंत राय मेहता कमेटी, एक कमेटी गठित की थी सरकार ने, बलवंत राय मेहता कमेटी। खूब आते एग्जाम्स में, पुराने पेपर आप आयोग के उठा करके देखेंगे ना, घटना चक्र आप लेंगे ना, और उसमें पुराने पिछले साल के 10 सालों के पेपर मिलेंगे, बड़ी हेल्प करता घटना चक्र।
पुराने जो पेपर आए हुए होते हैं उससे आपको एक तो ये पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चंस किस मोड में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और आपको पढ़ना किस हिसाब से है। तो जब आप प्रैक्टिस पेपर को करेंगे या पुराने पेपर को करेंगे तो उनसे आपको पढ़ने का तरीका भी बहुत सारा मालूम चलता है। तो वहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी को सिफारिश दी गई, मतलब कमेटी गठित की गई जिसने सरकार को सिफारिश दी कि देश में 3 स्तर की पंचायत की व्यवस्था की जाए। देश में कितने स्तर की पंचायत की व्यवस्था है? 3 स्तर की। खूब आता क्वेश्चन, कौन कौन से स्तर हैं? देखिए, सबसे पहला है ग्राम स्तर, दूसरा वहाँ आपको ब्लॉक स्तर लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा मध्यवर्ती स्तर, है ना, जिसे हम ब्लॉक स्तर बोलते हैं, मध्यवर्ती स्तर। तीसरा हमें मिलता है जिला स्तर। गांव के प्रधान आजकल चल रहा है खूब, शाम को आ भी रहे हो घर पे। और दूसरा आपका ब्लॉक प्रमुख, इसे वैसे तो ब्लॉक ही बोलते हैं पर हिंदी वालों के लिए मध्यवर्ती लिखा मिलता है। तीसरा आपको मिलेगा वहाँ पर जिला पंचायत, है ना। कुलविंदर सिंह यहाँ पर अध्यक्ष थे पिछले दिनों जिला पंचायत की, अब तो टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो 3 स्तर की पंचायत देश में होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन हमें दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। खूब आता एग्जाम में क्वेश्चन, देश में कितने स्तर की पंचायत है, कौन कौन से स्तर हैं, एक ही लाइन में, एक ही ऑप्शन की लाइन में तीनों स्तर को लिख देंगे, एक जगह 2 स्तर लिख देंगे। और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की दी, अशोक मेहता ने 2 स्तर की दी, किसी ने इसमें रिजर्वेशन की सिफारिश दी। 5-6 कमेटियों के नाम आते हैं, थुंगन समिति है, सिंघवी समिति है, मेहता समिति है। तो देश में पंचायत व्यवस्था को जो दर्जा दिया उसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73, और 7 3 10 होते हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 92 में हमने 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी। अब देखिए, पंचायत का मतलब है 11 लोगों की पंचायत। याद करने के लिए कितने लोगों की पंचायत है? 11 लोगों की। याद करने के लिए ट्रिक्स ढूंढो, आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद पंचायत आ गई। अब पंचायत वो तो क्षेत्र ठीक है जहाँ की जनसंख्या 10,000 तक है, वहां तो होगा पंचायत का गठन। जिस क्षेत्रीय जनसंख्या 10,000 प्लस है वहां पर आप नगर पालिका की व्यवस्था करें। नगर पालिका की व्यवस्था की गई तो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अगले ही अमेंडमेंट नंबर से 74 से 7 4 कितना हो गए? 11, 1 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो 12 लोगों के नगर निगम थे। और देखिए, नगर निगम या कह सकते हैं नगर पालिका आपकी कितने स्तर की है? वो भी 3 स्तर की है। पंचायत भी 3 स्तर की होती है और नगर पालिका भी 3 स्तर की होती है। 10,000 से 20,000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में नगर पंचायत, नाम सुना होगा नगर पंचायत, और 20,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में नगर पालिका परिषद का गठन होगा, और 3 लाख प्लस की आबादी वाले क्षेत्र में नगर निगम का गठन होगा। मेरठ आपका नगर निगम है, 3 लाख प्लस आबादी, बहुत सारी हो रही है, अब तो ये मेट्रोपोलिटन सिटी हो गया। तो 3 स्तर की पंचायत, 3 स्तर की नगर पालिका, ये 11वीं और 12वीं शेड्यूल से आई। जब आप 11वीं शेड्यूल खोलोगे तो वहाँ पंचायत के लिखे हुए हैं कि पंचायत की शक्तियाँ कहाँ कहाँ होंगी, क्या क्या होंगी, राज्य ने उसके लिए क्या क्या शक्तियाँ दी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पंचायत किसका विषय होता है? संघ का होता है, राज्य का होता है। तो आप देखिए राज्य का होता है। अभी हाल ही में इलेक्शन जैसे चल रहे हैं तो कौन फैसला कर रहा है इलेक्शन कब होगा? चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग। भाई चुनाव आयोग तो हमारे पास 2 हैं, राज्य का चुनाव आयोग 243 के, और यदि हम सेंटर की देखें तो वहाँ पर 324 में आपका आता है। तो राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग आप देखते हैं किसकी गाइडेंस में काम करता है? देखिए, आयोग हमारे पास 2 मिलेंगे, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल के जितने भी आयोग हैं सब अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल के आयोग हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है पंचायत, खूब आता है। इट मीन्स पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। कौन से 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में अनुसूचियां तो हैं कितनी? 12, और संविधान में सूचियां कितनी हैं? 3। ध्यान रखेंगे, कहीं अनुसूची को सूची में समझ लेना, अनुसूची 12 और सूचियां 3। अब अनुसूची, हाँ जी मैम, बलवंत राय तो सीएम वहाँ के थे गुजरात के, तो उन्होंने गुजरात में ये चेंज किया? नहीं। और एक जब हम कमेटी बनाते हैं तो किसी विद्वान आदमी की, एक्सपर्ट आदमी की गाइडेंस में बनाते हैं, तो उनकी गाइडेंस में हमने कमेटी बनाई थी। वो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उसने सरकार को सिफारिश दी। सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम पर आई थिंक पीवी नरसिंह राव की सरकार थी कि नागौर प्लेस कहाँ पड़ता है? हाँ, मैं अभी बता रही हूँ। अब आपका एक क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में कि देश में सबसे पहली पंचायत व्यवस्था की कल्पना कहाँ की गई थी, मतलब व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो आप पढ़ते राजस्थान के नागौर में। कुछ याद हो ना हो, ये हमें क्वेश्चन याद होता है अच्छे से, है ना। एक मतलब ट्रेडिशन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है।
अब क्या है, जब आप संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे तो वहां पर आर्टिकल 40 आता है। आर्टिकल 40 में लिखा है ग्राम पंचायत का गठन। अब देखिए आर्टिकल 40 कहाँ लिखा है, 36 से 51 के बीच में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब डीपीएसपी की खास बात क्या है कि राज्य उन्हें लागू कर भी सकती है और नहीं भी, जैसे उसकी पॉकेट की स्थिति होगी। और कोशिश राज्यों से ज्यादा लागू करने की करती है, क्योंकि यदि इस राज्य को अस्तित्व में रहना है, सरकार को अस्तित्व में रहना है, तो ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी को लागू करें। उसे फंडामेंटल हमें प्रोवाइड कराने हैं तो उससे ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी लागू करने पड़ते हैं। तो आर्टिकल 40 तो सिर्फ राज्य की मर्जी है। तब उसके पास जितनी कैपेसिटी थी, उन्होंने राजस्थान के नागौर में पंचायत व्यवस्था को लागू कर दिया 1959 में, 1959 में। मैडम ग्राम पंचायतों के विषय तो 29 है और नगर पंचायतों के विषय 18 है। हाँ, तो मैम ये तो उल्टा होना चाहिए था ना। क्यों? नगर पंचायतों में ज्यादा ऐसा नहीं, नगर पंचायत गाँव में फैसिलिटी कम होती है, शहरों में ज्यादा होती है। नहीं, फैसिलिटी तो डिपेंड करता है ना, बड़ी फैसिलिटी। देखिए यदि हम वहाँ पर देखें कि जो नगर निगम है, इसको भी तो हमने नगर पालिका को हमने 3 स्तर पे बांट दिया। अब इसकी जो एक सब्जेक्ट है ना, उस एक सब्जेक्ट की लाइन उठा के देखो, एक लाइन नंबर में, एक नंबर में कई सारे विषय लिख दिए। वो नंबर नहीं, आप से क्यों जाते हैं, मैं यही बता रही हूँ आपको। नगर पंचायत के जो विषय आपको दिए वो 18 यहाँ रखे, नाम तो 18 है, लेकिन जब विषय नंबर 1 पढ़ोगे उस एक में 5-6 विषय रख रखे हैं इन्होंने। ऐसे में उसमें नहीं, उसमें नहीं है, उसमें कम है। आप उन्हें खोल के देखो, एक नंबर को आप खोल के देखेंगे तो वहाँ कम मिलेंगे, लेकिन नंबरिंग में वो ज्यादा है, 29 है। यहाँ नंबरिंग भले ही 18 है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक नंबर में कई सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। क्या आप पूछ रहे थे आप? हो गया। हाँ, तो हमारे पास जितनी शक्ति थी उसके अकॉर्डिंग हमने राजस्थान के नागौर में लागू कर दिया। और राजस्थान के नागौर के जस्ट बाद, देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा कि सबसे पहली पंचायत व्यवस्था निम्न में से कहाँ लागू हुई? क्वेश्चन पढ़ते ही आत्मा खुश, नागौर, राजस्थान। ऑप्शन ए में था राजस्थान एंड कर्नाटक, ऑप्शन बी था राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी था राजस्थान एंड असम। अब राजस्थान तो बचपन से पढ़ा है, उसके बाद दूसरा वाला पढ़ा नहीं था, और 3 ऑप्शन में राजस्थान है, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। अभी तो तुक्का ही मारा ना, तो हम राजस्थान कर्नाटक ऐसे ही लगता है। अब हमारे पास क्या है, सिस्टम थोड़ा चेंज, पहले के साथ साथ हमें दूसरा याद रखना है। जैसे हम रखें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का, सबको पता है केरल, सारे बच्चे कहेंगे केरल। अब सारे बच्चे यदि केरल कहेंगे तो भर्ती तो 10,000 आई है, सेलेक्टेड तो लेने हैं, तो वो क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन टेढ़े रख देगा। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात, इतना क्वेश्चन पढ़ा था तो एकदम अच्छा सा लग रहा था, फिर आगे पढ़े, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, दूसरा स्थान किसका है? अब बताओ, आधा क्वेश्चन पढ़े थे तो आंसर आता था, और आंसर तो उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया। अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछना था उसके ऑप्शन दे दिया, बता दो आप कौन सा दूसरा जरूर रखे। देखिए आयोग के आप पेपर उठा करके देखिए, आयोग पहले के स्थान पे पहले को क्वेश्चन में जोड़ के दूसरा पूछ रहा है। इस ढंग से आप उसको पढ़ेंगे, जब आप पुराने पेपर करेंगे तो आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि वो सिर्फ पहले ही नहीं पूछ रहे, वो दूसरा भी पूछ रहा है। अब दूसरा पूछते ही सारा बच्चे जो थे ना एक्स्ट्रा वाले, लाखों वाले, वो छट गए। सिलेक्टेड ही तो आएंगे ना, उतने ही लेने उनको, योग्यता ठीक है अपनी जगह है। नहीं, तमिलनाडु लिंगानुपात, मिजोरम एजुकेशन के मामले में, तो वहाँ इसका सिस्टम, तो आप पहले के साथ दूसरा भी याद रखें। जैसे राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश था, उन्होंने पूछ लिया तो राजस्थान तो हर बच्चे को आता था। अब जिसको आंध्र प्रदेश वाली कहानी भी पता थी उसका आंसर वो सही हो गया, तो उस ढंग से भी आप उसको पढ़ के चलेंगे। तो वहाँ हमारे पास जो शक्ति थी उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ कर दिया, लेकिन हमें वहाँ लगा रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, क्यों ना पंचायत सिस्टम को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। उसके लिए एक सिस्टम हो कि कैसी पंचायत होनी चाहिए, उसके लिए हमने 5-6 कमेटियाँ गठित की गई और उसके हिसाब से पंचायत को हमने यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक, ये हमारा संविधान के 8 अनुसूची से अनुसूची हो गई 12। भाग हमारे कितने थे? 22। आज भी मूल भाग 22 ही हैं, तब भी 22 थे, आज भी 22 है। बीच बीच में हमने ऐड कर दिए, नगर पालिका जोड़नी थी तो 9A बना दिया, है ना। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़नी थी तो 4A बना दिया। तो इस तरीके से उनकी संख्या कहाँ पहुँच गई है? 25 हो गई है। तो ये तो कंसेप्ट हमारा किसका था? ये जो रिटन डॉक्यूमेंट एक तैयार हुआ है विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल जो कि अब 12 हो गई हैं, और 22 भाग जिनकी संख्या यदि काउंट की जाती है तो 25 आती है। अदरवाइज मूल भाग आज भी 22 हैं और तब भी 22 थे। जी
Balwant Rai from the committee. This pertains to the creation of Panchayati Raj system based on political decentralization. But what about the administrative and financial decentralization? Have there been any committee recommendations? हाँ, सरकारी आयोग, कमेटी नहीं, आयोग, कमीशन, सरकारी आयोग, उसे सरकारी आयोग बहुत आता है आपका क्वेश्चन वो, तो सरकारी आयोग है जिसने केंद्र और राज्य की शक्तियों को डिवीजन दे दिया, ठीक है? 74 यूनियन वाली आपकी तो नहीं है? नहीं सर, वो सरकारी आयोग है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 1993 में होता है 12वीं। कौन सी 1992 नहीं, दोनों 92 में आई हैं। इन्फोर्समेंट दोनों का ही 93 में हुआ है। यदि लागू होने की डेट पूछता है तो 93 है, अदरवाइज जो इनेक्टमेंट की डेट है वो 92 है। लेकिन कई बार एग्जाम में यदि वो पूछ लेता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो मैंने लास्ट जब दरवा का 16 वाला एग्जाम पेपर देखा था तो उसमें उन्होंने 92 नहीं दे रखा था, उन्होंने 93 दिया था। ऐसी कंडीशन में हम 93 को सही करके आ जाएं, छोड़ के ना आए फिर, ठीक है? और यदि हमें नहीं पता फिर हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद देखें कि हम जब संविधान को पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सारी उसमें हम क्या करते हैं, विशेषताओं के रूप में देखते हैं। जनरली विशेषता होती है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत का। संसदात्मक व्यवस्था यहाँ पर है, संघात्मक सिस्टम यहाँ पर है, स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर है, मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, डीपीएसपी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियाँ बांट दी गई हैं, जैसे अभी उठा सरकारी आयोग वाला, तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का डिवीजन कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने संघ सूची को, राज्य सूची को और संवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट को दर्जा दे करके सबकी जो पावर्स हैं वो सेपरेट कर दी गई हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है प्रियम्बल पर, प्रस्तावना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, यदि आप दूसरे टॉपिक को इस टॉपिक से करेंगे तो मुझे टारगेट मिला हुआ है 4:30 बजे तक का। बेसिक पढ़ा था तो मैं माटी बताया था, अब मैं स्लिप कर देश से प्रस्ताव होता है। अभी उसको छोड़ दें क्योंकि मैं उसे छेड़ दूंगी तो मेरा प्रियम्बल छूट जाएगा, ठीक है? दूसरे लेक्चर में रख लेंगे। कितने पन्नों में लिखा गया संविधान? पन्ने तो भी मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा क्वेश्चन था कोई ऐसा एग्जाम में? जी। अच्छा, तो होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है वो। तो यदि हम प्रियम्बल की बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसके सामने प्रपोजल रखा गया था कि प्रस्तावना भी संविधान में होनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी लॉ को उठा के देख ले, उस लॉ की एक प्रियम्बल होती है और अधिकतर लॉ की प्रियम्बल में 2 या 3 शब्द लिखे रहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को आप देखें तो यहाँ 4-5 लाइन अच्छे ढंग से लिखी हुई हैं और उसमें इतने इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग समझ में आते हैं, मतलब एग्जाम्स में खूब आते हैं। और यदि हमें वो प्रियम्बल याद हो जाती है तो ये समझ जाएं कि एक तो उससे हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं और दूसरा यदि हम प्रियम्बल को समझ गए तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है कैसा। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। अब देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, जैसे हम देखें कि हम विधायिका ने लॉ बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे देख के ये लगता है भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, तो खारिज भी कर सकता है उसको। अब क्वेश्चन हमारे सामने 4-5 होते हैं कि हमारा देश में सर्वोच्च कौन है, वहाँ पर ऑप्शन है ना, हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? भाई साहब, राष्ट्रपति का नाम तो कोई नहीं जानता देश में। देखिए, तो वो डायलॉग सुना ना, फिल्म वाला, कानून से ऊपर कोई नहीं है, नहीं तो राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। तो देश में सर्वोच्च कौन है यदि ये पूछा जाता है तो आपका आंसर डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एक तरीके से जैसे घर में दादा की भूमिका होती है ना, दादाजी ने कह दिया ये बच्चा मेरठ पढ़ने के लिए जाएगा, ये मुरादाबाद जाएगा, ये लड़की एक घर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो वो जो दादाजी वाले नॉर्म्स हैं पूरे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। जो भी विधि देश में बनेगी उस विधि को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जब आपने इस विधि को पढ़ते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि जो संविधान ये है, देश में सर्वोच्च तो संविधान है, संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो क्या आंसर देंगे? देखिए, सर्वोच्च शक्ति हमारे पास है, ऐसा हो जाता तो फिर कोई बात ही नहीं। देश में सर्वोच्च शक्ति पार्लियामेंट के पास है, तभी तो धरना कर रहे हैं वहां पर बैठे, लॉ को रद्द करो, रद्द करो। यदि शक्ति हमारे पास होती तो हम ही नहीं रद्द कर लेते उसको। देश में संविधान में जो सर्वोच्च शक्ति दी गई है, 3 बॉडी है, सर्वोच्च शक्ति पार्लियामेंट के पास है। ये पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए भी कानून बनाएगी, ये जुडिशरी के लिए भी कानून बना सकती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वोच्च शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट है कि देश में, जो आप अभी आंसर दे रहे थे ना, वो क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन है कि देश में संप्रभु कौन है, सोवरन कौन है? तो फिर आता है
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो हो गया। देश में संप्रभु, देखिए तो जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता फिर हम आंसर कैसे दे पाएंगे। संप्रभु का मतलब, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें संप्रभु शब्द आएगा, प्रभुत्व संपन्न ये लिखा रहता है ना। तो संप्रभु का मतलब है अब हम किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, हम अपना फैसला खुद करेंगे, हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनेंगे, यही तो होता, इसे कहते हैं संप्रभु। और आपको पता है अपना फैसला कौन करता है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुनता है, जनता। इसलिए देश में संप्रभु कौन है, तो फिर आपका आंसर होता है जनता। आयोग ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, जैसे आंसर है ना जनता, इसीलिए निकल करके आया था कि क्वेश्चन इनको पढ़ा हुआ होगा कि वो वहां आंसर दिया है भारत की जनता। जब प्रियम्बल को आप पढ़ें तो प्रियम्बल की जो शुरुआत होती है वो किन शब्दों के साथ होती है, या कह सकते हैं इंडिया के संविधान की शुरुआत किन शब्दों के साथ होती है, तो क्या मिलता है आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग का मतलब है कि हम भारत के लोग ही तो हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ बैठ करके, प्रतिनिधि तो आए हमारे यहाँ पर बैठ करके क्या बना रहे, संविधान बना रहे। अब ये शब्द हम भारत के लोग हमने कहाँ से उठाए हैं, यूएन चार्टर से, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसका अपना संविधान है, वहां लिखा है हम विश्व के लोग, हमने वहां से कॉपी कर लिया अपने संविधान में हम भारत के लोग। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन, ये पर्टिकुलर भाग, ये पर्टिकुलर व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ले ली है ना। भारत के संविधान को कहते हैं उधार का संविधान, हाँ उधार का बस्ता संविधान, कुछ भी कह रहे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतने में तो कल्पना भी नहीं हो पाती आज की डेट में यदि कानून बनाने लगते हैं। पूरा संविधान बना दिया, 75% हिस्सा तो हमने कॉपी कर लिया 1935 के एक्ट से, शासन अधिनियम, 75% वहां से आ गया। कुछ प्रोविजंस ऐसे थे, जैसे आप फंडामेंटल को देख लें, मौलिक अधिकार हमने यूएस के संविधान से कॉपी किए, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया उनको। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ले लिया। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि हमारा ये स्रोत हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो आप इस पर भी एक फोकस अपना करके जाएंगे एग्जाम। प्रियम्बल की शुरुआत करती है हम भारत के लोग, भारत को। देखिए पहली बात तो हम एग्जाम दें या ना दें, पर हमारे पास हमारी प्रियम्बल हमें याद होनी चाहिए। मेन है हमारा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके प्रति आस्था भी रखते हैं, हम अपनी आत्मा में समर्पित करते हैं, उसको लिखा वहाँ पर। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है हम अपने संविधान के प्रति अपनी आस्था बना के रखें, तो हमें प्रियम्बल याद होनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रियम्बल याद की है? तुम्हें मैंने याद कराई थी शायद, है तुम्हें मैंने पढ़ाया, मुझे ऐसा लग रहा है। पढ़ा नहीं तुमने मेरे से? जाने पहचाने चेहरे हो जाते, सारे चेहरे ऐसे लगते हैं जाने पहचाने। देखिए 2 बच्चे निकल के आए हैं प्रियम्बल, और इस प्रियम्बल में 20 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरन, विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, हम ऐसा संविधान, हम कैसे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं, अर्थात किसी विदेशी शक्ति के अधीन उसको नहीं रखते। उसके बाद कोमा करके लिखा हुआ है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना नाम रख रखा है। समाजवादी का मतलब क्या है, जहां दोनों वर्गों को बराबर अधिकार मिले, अमीर है या गरीब है, दोनों को संसाधन की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मिले। अब देखें हमारे पास 2 वर्ग है कि कई बार आप जो चुनाव प्रचार सुन रहे होते हैं तो तब आप सुन रहे होते हैं कि बिजली सारी बेच दी, अंबानी को बेच दी, अडानी को बेच दी, और अमीरों की सरकार, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनते हैं ना। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है देश कैसा होगा, समाजवाद होगा। अर्थात यहाँ पर जो संसाधन होगा, रिसोर्सेज होंगे, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, वो राज्य के नियंत्रण में होंगे। और देखिए जो राज्य के नियंत्रण में संसाधन होता वो किसका होता है? कहते हैं ना सड़क तेरे बाप की है, क्या किसकी है? सबकी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि संसाधन किसका है? सरकार का कंट्रोल में है, और जो चीज सरकार के कंट्रोल में वो तो सबकी है। उस पर अमीर की BMW भी जाएगी और हमारी साइकिल भी जाएगी। वो एक अलग बात है कि हमने साइकिल वालों की सेफ्टी के लिए रास्ते में बराबर से रास्ता निकाल दिया है, और उसके लिए हमने इधर से रास्ता रख दिया है। अब जबरदस्ती चलने लगे, नहीं हम तो साइकिल बीच में चलाएंगे, वो एक अलग मैटर है, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास रास्ता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने साइकिल के लिए रास्ता बनाया नहीं है और यहाँ हम साइकिल चलने नहीं दे रहे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। पब्लिक पहले से आर्टिकल 15 भी मना करता है उस पर कोई लॉ बनाने से ऐसा। तो समाजवाद का मतलब है जहां संसाधन राज्य के नियंत्रण में हो, ऐसा ही हमारा देश है। ऐसा तुम तो बोल भी नहीं पा रहे हो, हैं? देखिए नहीं, राज्य को सोवरन नहीं कहेंगे वहां पर। राज्य सोवरन में इससे पहले डिफाइन कर दिया सोवरन को, तो उसके बाद हम रखे हैं तीसरा शब्द
पंथ निरपेक्ष, जिसे हम दूसरी भाषा में धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। इंग्लिश में उसी के लिए एक ही वर्ड है, सेकुलर। भारत कैसा राष्ट्र है, सिंपल क्वेश्चन आता है ना, भारत कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन है इस्लामिक स्टेट, सेकुलर स्टेट या हिंदू। तो सेकुलर है। पाकिस्तान देखें इज इस्लामिक स्टेट, अर्थात वहां धर्म पर आधारित लॉ बन सकता है। नेपाल देखें हिंदू स्टेट, अर्थात वहां पर हिंदू धर्म के आधार पर लॉ बन सकता है। लेकिन भारत इज ए सेकुलर कंट्री। यहाँ जितने भी धर्म हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो धर्म है वो एशिया में पाए जाते हैं, और एशिया में भी सबसे ज्यादा इंडिया में 7 धर्म है यहाँ पर, और 6 तो यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं। कितने धर्म आते हैं? तो जो माइनॉरिटी में भी है, और कुछ 6 धर्म तो माइनॉरिटी हो गए, अधिकतर धर्म हमारे पास माइनॉरिटी में है। तो हमारे पास माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सब हमारे लिए क्या है? बराबर है। हम किसी पर भी जब लॉ बनाएंगे तो हमारा लॉ, जैसे आप देखते हैं कि आपको टोल टैक्स देना पड़ता है ना, आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये टैक्स किसी धर्म पर आधारित नहीं है, क्योंकि धर्म पर आधारित टैक्स हो ही नहीं सकते। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे, पूरा धर्म का अधिकार पढ़ा होगा, तो वहां पर सब लिखा है। तो भारत धर्म पर आधारित कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाएगा। अब देखिए, पिछले दिनों एक लॉ बना था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तुरंत हमने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि वहां लिखा, वहां उस लॉ में उन्होंने पास किया है कि जो मुस्लिम नहीं है, अर्थात नॉन मुस्लिम, और वो भारत आते हैं, कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, और भारत आकर के, जो जनरली अभी तक हमारे पास रूल था कि हमें 10-11 साल यहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, तब हमें सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छूट दी कि जो मुस्लिम नहीं है, अर्थात नॉन मुस्लिम है, और वो भारत आते हैं, तो भारत में 6 साल तक यदि वो यहाँ निवास कर लेते हैं तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्शन ये उठा कि भारत तो सेकुलर स्टेट है, यहाँ धर्म पर आधारित कानून कैसे बन गया? ये व्यवस्था जब आप सभी धर्मों को दे रहे हैं तो मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं दी गई? सेकुलर की डेफिनेशन देखे तो मुद्दा सही था। उन्होंने उसको डिफाइन करते हुए कहा कि आर्टिकल 14 ऊपर की लाइन कहती है राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। यही वो कह रहे हैं कि हम भी तो ये कह रहे हैं विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान है, तो फिर अलग कैसे हटा दिया? नेक्स्ट लाइन कह रही है विधियों का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन कैसा होगा? बराबर होगा। और आप यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या खत्म, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से हिंदू क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं, अर्थात बहुत कम बचे हैं। इसका मतलब वो प्रोटेक्टिव है नहीं वहां पर। तो जब उनको प्रोटेक्शन वहां नहीं मिल रहा है, आर्टिकल 14 हमें कह रहा है सब समान है, सब उनको भी प्रोटेक्शन देना है जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। और हम समझते हैं यहाँ इस धर्म को प्रोटेक्शन है और इनको प्रोटेक्शन नहीं है, जिसे प्रोटेक्शन नहीं है हम उस प्रोटेक्शन को देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया। ठीक, तो भारत एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपसे पूछ रहे, धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन क्या है ना, उससे क्या तात्पर्य है? तो एक शब्द में आंसर देंगे क्या? सभी धर्मों का महत्व बराबर है। सभी धर्मों का महत्व बराबर है, चाहे वो उस धर्म के लोग, जैसे आपने पारसी का नाम सुना होगा, स्मृति ईरानी का तो नाम सुना है ना? स्मृति ईरानी कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास? टेक्सटाइल वाला। एक और है प्लस कोई सा, वुमेन एंड चिल्ड्रन है ना, जो मेनका गांधी के पास था। ईरानी लोग पारसी होते हैं, ईरानियों की जनसंख्या माइनस में है। ईरानियों से कहा जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ाओ, और हमसे कहा जा रहा है कंट्रोल, यही तो कहा, उनकी माइनस में जा रही है। तो जो माइनस में जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, हम उनसे तो कह रहे हैं कि आप अपनी जनसंख्या ग्रोथ करें, और जिनकी एक्सेस में हो रही है उनसे कह रहे हैं कंट्रोल, क्योंकि यदि एक्सेस में होगी तो कंट्रोल, फिर उनका जो है प्रोटेक्शन कैसे हो पाएगा? स्थिति बहुत खराब है भारत की। तो आप देखिए दुनिया में जनसंख्या का डाटा जनरली है वो लगभग 8 अरब का है, जिसमें से 4.5 अरब अकेले एशिया में है। उस 4.5 अरब का कितना? 2.5 अरब लगभग चाइना और इंडिया में है, 1.5 अरब बचा, 1.5 अरब एशिया के 46 देशों में है। इतना बड़ा सिस्टम है देश में एशिया, इसका पॉपुलेशन का। तो राज्य सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करता है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तीसरा यहाँ शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आप समझते हैं डेमोक्रेसी। लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन, जहां जनता का शासन हो। और देखिए जनता का तो शासन है, जो ये प्रधान जी आपके घर आ रहे हैं शाम को, है ना, और हम वहाँ आंदोलन में भी कह रहे हैं कि अगली वाले चुनाव में हमने गलती कर दी क्या बना के। ऐसी सी बात जनता करती है, क्योंकि जनता ही अपने लिए अपनी सरकार निर्धारित करती है ना। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन सुनी होगी आपने,
जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित सरकार। उसे हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये डेफिनेशन किसने दी थी अब्राहम लिंकन ने। जनता की, जनता के लिए, आप सुनते भी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है आपका गणराज्य, है ना। हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलाना हो पंखा तो चला लेना, मैं थोड़ा जोर से बोल जाऊंगी, गर्मी महसूस हो रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चला लो। गर्मी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब क्या है? अर्थात जहां वंशानुगत शासन का एंड है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कई बार आप सुनते ना परिवारवाद चला रहा है और नेपोटिज्म। हमारे देश में ये संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है और गणराज्य शब्द यही कहता है राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। हालांकि वो जो नेपोटिज्म की हम बात करते हैं वो तो चुन के जनता ही भेज रही है। ऐसा तो है नहीं राजा का बेटा राजा बनता तो फिर राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते, है ना। तो लेकिन फिर भी बहुत असर होता है, फैमिली बैकग्राउंड है, टिकट मिलता है तो चीजें चलती हैं आगे। तो जो वंशानुगत शासन है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस चीज को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिया है गणराज्य, इसने खत्म किया है। तो कुछ क्वेश्चन यदि पूछा जाता है गणराज्य का मीनिंग क्या है, तो वंशानुगत शासन का एंड। कितने शब्द आए? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा? अब हम किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, हम अपना राष्ट्राध्यक्ष खुद चुनेंगे। समाजवाद का मतलब है जहां संसाधन राज्य के नियंत्रण में हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जहां राज्य सभी धर्मों के महत्व को बराबर मानता हो, स्वीकार करता हो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा लोकतंत्र, अर्थात जनता का शासन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य, अर्थात वंशानुगत सिस्टम का एंड। तो हमारे संविधान को जो हम पढ़ेंगे इन सब व्यवस्थाओं की व्यवस्था करता है। इसी के साथ सोशलिज्म है और कम्युनिज्म, देखिए मार्क्सवादी और जब हम इसमें दो विचारधाराओं को जनरली पढ़ते हैं, एक होती है गांधीवादी विचारधारा, एक होती है मार्क्सवादी विचारधारा, है ना। जब इस विचारधारा को आप थोड़ा सा और इसमें तो हालांकि बहुत कुछ पढ़ने के लिए है कि आवाज आ रही पीछे। गांधीवादी विचारधारा में गरीबों को इतनी सुविधा दें, आप इतने संसाधन दें कि वो अमीरों के बराबर खड़ा हो जाए। मार्क्सवादी में आप अमीरों से छीनो और गरीबों को दे दो, फिर क्या होगा? अमीर भी गरीब हो जाएंगे, सही बात है। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फिर आगे इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के सभी नागरिकों में, नागरिक शब्द आता है वहां पर, सभी नागरिकों में, अब देखो 3 शब्द आएंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 3 तरह के न्याय की बात हमारी प्रियम्बल करती है। आर्थिक न्याय प्रोवाइड कराए, हमारा संविधान हमें आर्थिक न्याय देता है, हमारा संविधान हमें सामाजिक न्याय देता है, हमारा संविधान हमें राजनीतिक न्याय देता है। 3 तरह के न्याय की कल्पना हमारी प्रियम्बल हमारे लिए करती है और हमारा संविधान हमें प्रोवाइड भी करता है। किसे? भारत के नागरिकों को। जैसे आप देखें कि यदि आपके फिलहाल कोई फॉर्म्स आए हुए हैं या अभी तो दरोगा की नोटिफिकेशन की बात आ रही है, तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा कि यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप 400 रुपये में अपना फॉर्म फिल करेंगे, फीस जाएगी, और आप जनरल से हैं या OBC से हैं तो आप 400 रुपये देंगे। क्यों रखा ऐसा डिफरेंस? आर्थिक न्याय। जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उनकी फीस क्या कर दें? कम कर दें, जिससे कि उनके साथ आर्थिक न्याय हो सके। या EWS आपने देखा होगा कि अभी नेट के फॉर्म आए हुए हैं और नेट के फॉर्म में EWS का सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं तो आपकी फीस जस्ट आधी हो जाती है, 1000 से एकदम आप 500 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही आर्थिक रूप से कमजोर है। और यदि उसके साथ हमने इतना ही 1000 रुपये का जोड़ दिया तो ये तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी, ये तो समानता नहीं है, इवन असमानता हो जाएगी। और ये आपको दिखता है दूर से गलत दिखता है, तो ये ऐसी असमानता भी हमें कई बार क्रिएट करनी पड़ती है। जो असमानता आपको दिख जरूर रही है लेकिन रियली में वो असमानता है नहीं। तो आर्थिक न्याय यही है कि बीएड यदि आप करेंगे और पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं तो आपका 0 पेमेंट पे हो जाएगा, हो जाता है ना। सामाजिक न्याय देखिए, यदि हमारा जब आप पढ़ते हैं एक एक्ट, आपने SC ST एक्ट का नाम सुना होगा, है ना, 2017 में खूब चर्चाओं में रहा था। कब का एक्ट है वो? 1989। एक ही बच्चे की जवाब आ रहे, देख लें आप, फिर कह देंगे लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है। 1989 का है SC ST एक्ट, जिसके लिए बाहर बहुत आंदोलन से हुए थे 2017 में, जब दीपक मिश्रा का एक फैसला आया था, है ना, आया था ना, दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग भी आने लग गया था। तो SC ST एक्ट में क्या था कि यदि आप किसी को कोई जाति सूचक शब्द बोलते हैं किसी SC ST को, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्यों रखा गया? जिससे कि समाज में उनका एक स्तर बढ़े, लोग उन्हें हीन भावना से ना देखें, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें और उनका एक सामाजिक स्तर बने, सामाजिक स्तर बढ़े। आर्थिक रिजर्वेशन यदि यहाँ दिया जा रहा है 100 की जगह 400 की जगह 100 रुपये फीस दी जा रही है, उनका एक स्टेटस बढ़े, उनका सामाजिक स्तर सुधरे, सामाजिक न्याय। तीसरा न्याय वहाँ पर आया राजनीतिक न्याय। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें 389 मेंबर्स थे, महिलाओं की संख्या कितनी बताई? 15। क्यों? देश की टोटल आबादी में आधा आधा है ना हिस्सा दोनों का। यदि घर में आप देखें कि यदि किसी की पत्नी मर जाती है तो उसके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना समय से खाना मिलता, ना समय से कपड़े धुले मिलते, पूरे घर की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं और एक ही यदि निकाल दिया जाए तो सिस्टम डिस्टर्ब है। अब यदि महिला की भूमिका इतनी बड़ी है तो वहाँ राजनीति में यदि हम देखें तो वहाँ 15 महिलाएं बैठी, वो भी प्रमुख घराने की महिलाएं थी वहाँ। एक मिनट, अभी की बात देख लो भाई साहब, अभी की तो देख लो, अभी तो जनसंख्या पूरी है 940 से तो कर सकते हैं आप रेशियो 1000 पे, तो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। तो महिलाओं, देखिए पुरुष प्रधान देश भारत, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कैसी है? जिस टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सब किसी की नजर पापा के पर्स पर नहीं थी, मम्मी के पर्स पर थी, कितने पैसे निकले, थी कि नहीं थी, है ना? क्या महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है? हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं ना, दोहरी जिम्मेदारी कौन निभाती है? महिलाएं, घर की भी और बाहर की भी। तो बात तो सही है, बस पार्लियामेंट में जब तुम जाओगे मैं इंतजार कर रही हूँ इसी बात का। देखिए राजनीति में महिलाओं का रोल बहुत ही रेयर, बहुत ही कम, 0 नाम। SC ST इनका परसेंटेज बहुत कम, तो इनके साथ राजनीतिक न्याय, राजनीति में भी उनकी भागीदारी बराबर हो, समानता है ना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, है ना? अब अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा होगा। फिर तो राजनीतिक न्याय की बात करता है, राजनीतिक न्याय की प्रियम्बल बात करती है। इसीलिए जब आपने अभी लास्ट में देखा होगा 104 अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट है आपका 2019 का, इसमें क्या किया गया है? इसमें जो आपके SC ST का रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा, जब आप जाते हैं ना वहां पर एक आर्टिकल पढ़ते हैं 330 और एक आर्टिकल पढ़ते हैं 331, सॉरी 331 और 333, ये तो हो गए एंग्लो इंडियन के, वहां पर 330 और 334, 330 और 334 आर्टिकल पढ़ते हैं तो लोकसभा में SC का और ST की सीटें रिजर्व होंगी। 334 में पढ़ेंगे तो वहां पर विधानसभा में SC और ST की सीटें रिजर्व होंगी टोटल सीट्स में। अभी बताऊंगी, क्वेश्चन टॉपिक पूरा हो जाने दो तो आपके जवाब आ जाएंगे। अब ये जो रिजर्वेशन था शुरू में 10 सालों के लिए रखा गया था, ठीक है? उसके बाद महसूस हुआ कि नहीं, अभी तो डिफरेंस है, अभी रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो रहा है राजनीति में, तो उसे बढ़ा दिया और हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 70 साल उसे हो गए हैं। अभी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ वो प्रेजेंटेशन पूरा हो गया था, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, तो उसे फिर बढ़ा दिया गया 10 सालों के लिए। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 से SC ST का लोकसभा और विधानसभा में प्रेजेंटेशन 10 सालों के लिए, मतलब रिजर्वेशन 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है? अब देखिए लोकसभा की सीटें तो पूरे देश में एक ही हैं। लोकसभा में SC की सीटें 84 और ST की सीटें 47, ये रिजर्व है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि SC की सीटें लोकसभा में कितनी है 84 और ST की कितनी है 47, ये रिजर्व है और ये 10 सालों के लिए और रिजर्व हो गई है 2019 से। और आप एंग्लो इंडियन का क्वेश्चन हमेशा पढ़ते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, वो तो अब साइलेंट छोड़ दिए, अर्थात अब उनका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया। जब उनका बढ़ा नहीं है तो इसका मतलब है अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनका कोटा पूरा हो गया है, उनका टाइम पीरियड नहीं बढ़ा है। ये क्या है? राजनीतिक न्याय, इसीलिए तो रखा है भाई। सीट रिजर्व होगी तो जाहिर सी बात है कैटेगरी आएगी उस पर, कोई भी आए। महिलाओं की भूमिका बिल्कुल 0, पंचायतों में 33% रिजर्वेशन। अभी लिस्ट आने वाली है, पता चल जाएगा किसके गांव में कौन महिला खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी, है ना? अभी तो लिस्ट आई नहीं है भाई साहब, जो लिस्ट आ जाएगी जब की बात है, नहीं आएगी अभी, जब तक आयोग से लिस्ट आई नहीं होगी। आपका स्टेट, आपका क्या स्टेट दूसरा है, उम्मीद चलती है, उम्मीद चल रही है ना, लहर चल रही है। हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात,
क्योंकि जब मैं भी एक राज बता दूं अपना, 2010 में रिजर्वेशन की बदौलत, ठीक है, देखें तो मेरा इतिहास निकालो कि मैम ने कितना काम करवाया है। तो देखिए जब रिजर्व सीट आ जाएगी तो घूंघट वाली आंटी जी तो जाएंगी, है ना। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं थी मेरे साथ भी जिन्होंने घूंघट में अपनी शपथ ली थी, लेकिन जब हम घूंघट में जाएंगे तो धीरे धीरे घूंघट भी ऊपर आएगा, है ना। लोग रिजर्वेशन निर्धारित होता है वो अकॉर्डिंग टू जनसंख्या होता है, हर राज्य की जनसंख्या अलग है, उस हिसाब से ही उसका सीट निर्धारित होता है। 16-17%, जिसमें हम SC ST को दोनों को इन्वॉल्व करके चलते हैं, हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया गया है। अब देखें यदि आपके पंचायत का चुनाव होगा तो उसमें रखा है कि 27% रिजर्वेशन फॉर OBC, 16-17% फॉर SC ST। टोटल सीटों को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, एक जनरल है, एक OBC है और एक SC है, ठीक। SC के लिए हमने यदि 20 सीटें रिजर्व कर दी हैं तो इस 20 में से 1/3 महिलाओं की होंगी। OBC के लिए यदि हमने यहाँ पर 30 सीटें रखी हैं तो इस 30 की 1/3 महिला होंगी। जनरल की जितनी सीट रखी है उसका 1/3 महिलाएं होंगी। तो कई बार आपको 1/3 लिखा आ जाता है, टोटल सीटों में से कितना सीटें रिजर्व है फॉर महिला या वुमेन्स, तो आपका आंसर होता है 1/3, और या फिर परसेंटेज में आ जाता है तो 33। खूब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये रिजर्वेशन देकर के क्या किया गया है, राजनीतिक न्याय। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो अपना पक्ष रख सके मजबूती से, ठीक। तो 3 तरह के न्याय की कल्पना हमारी प्रियम्बल करती है। इसके साथ बात नेक्स्ट आती है 5 प्रकार की फ्रीडम। 5 प्रकार की फ्रीडम है। विचार, अच्छा विचार कह रहे तुम, मैंने तो सोचा आप कह रही हो 4 ही है, मैंने कहा 4 कब से हो गया, V खत्म हो गया था। विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस, विश्वास, धर्म और उपासना। भारत के सभी नागरिकों को आप विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की और धर्म की फ्रीडम उपलब्ध कराता है हमारा संविधान। और जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में सारी ही फ्रीडम हमें मिल जाती है। आर्टिकल 19 को देखेंगे तो स्पेशली 6 फ्रीडम आपको वहां पर मिल जाएंगे, है ना। कहीं भी घूमने की, बसने की, भाषण की, अभिव्यक्ति की। अब देखिए ये फ्रीडम आपको कौन देता है, प्रियम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम ये 5 फ्रीडम आप जरूर रखेंगे। अब फ्रीडम हमारी कैसी होती है, अंडर रेस्ट्रिक्शन। जैसे अभी आप देख रहे हैं सरकार गूगल पर, सॉरी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है ना। देश की एकता अखंडता को यदि खतरा होता है तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आपकी फ्रीडम्स पर, और आप ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वर्तमान में सरकार को लग रहा है कि ये दुरुपयोग होने लगा है सोशल मीडिया का, तो क्यों न इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे देश की एकता अखंडता डिस्टर्ब हो सकती है। तो 5 प्रकार की फ्रीडम देती है हमारी प्रियम्बल। इसके बाद बात करती है कि देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला भाईचारा अर्थात बंधुत्व। और भाईचारा कैसा हो, जो कि धर्म, भाषा और जाति पर आधारित ना हो। पता चला सारे हिंदू हिंदू एक, सारे मुस्लिम मुस्लिम एक, सारे एक बरादरी के एक साथ हो गए। तो हमारा संविधान हमें भाईचारे की बात करता है, लेकिन भाईचारा हमारा जाति, भाषा और धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। सीधी सी भाषा में एक बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। इसकी कल्पना कौन करता है, भारत का संविधान। तो इस तरह की व्यवस्था हमारा संविधान हमें देता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वेलिटी की बात करता है कि कम से कम हमारे पास 2 तरह की समता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा अर्थात यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो यदि किसी को अच्छा काम करने के लिए, भारत को के लिए ऐसा उसने कोई काम किया है जिससे भारत उत्कृष्ट की ओर बढ़ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं तो आपको नोबेल दिया जाए, है ना, आपको भारत रत्न दिया जाए, आपको परमवीर दिया जाए। यदि आप सेना में अपना भूमिका निभा रहे हैं अच्छी, तो भारत में ऐसे लोगों को जो कोई अच्छा काम करते हैं उनकी पीठ थपथपाई जाए, ऐसी व्यवस्था बनाए, प्रतिष्ठा हो, सबको मिले और अवसर सबको मिले। अब देखिए सरकार ने स्कीम चलाई है अभ्युदय योजना, है ना, सभी को समान अवसर है। अवसर की समता कौन देता है, प्रियम्बल। और प्रियम्बल की वजह से ही आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 17 और 18 ये हमारे सब इक्वालिटी की बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमारी प्रियम्बल हमें प्रोवाइड कराती है।
2 तरह की समता देती है, 5 तरह की स्वतंत्रताएं देती है, तो 3 प्रकार के न्याय देती है। हाँ जी, प्रतिष्ठा का मतलब होता है एक तरीके से आप यदि कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाए। प्रतिष्ठा अर्थात आपकी पीठ थपथपाना एक तरीके से कहते हैं ना। तो भाई आपको यदि प्रतिष्ठा का मतलब है यदि आप किसी अमीर घर से हैं, आप गरीब घर से हैं, तो एक अमीर को मान लिया हमने कोई अच्छा प्राइज दे दिया और गरीब आदमी है उसको हमने पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सभी को समान रूप से, एक गरीब घर का बच्चा भी हो सकता है मरियप्पन, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देते है ना, छोटी बच्चा, नाम सुना है मरियप्पन का? हाँ, पैरालंपिक के खिलाड़ी। और देखिए उन्होंने उनके पैरों में प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी उनकी मम्मी सब्जी वब्जी बेचने का काम करती हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि हमारे खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस बार 2020 में तो कोई पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। 2019 में 5 खिलाड़ियों को मिला था। भारत के इतिहास में पहली बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्या नाम है आपका? अच्छा, श्रद्धा की शक्ल बहुत मैच कर रही है। नेक्स्ट, हमारे संविधान में कितने प्रकार, ये सब बातें आपने देख ली, कौन कौन सी थी? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के सभी नागरिकों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एकता और अखंडता वाला बंधुत्व बनाए रखने के लिए और इन सब बातों के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान सभा में अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमने मेरा क्वेश्चन यदि पूरा हो जाए करे ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ, बुढ़ापे का असर है ना, तो भूल जाते हैं बुढ़ापे में ना क्या हम पढ़ा रहे थे। अंगीकृत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लागू होने की डेट नहीं लिखी, कहीं भी लागू होना कहीं नहीं लिखा है। तो प्रियम्बल में अभी जैसे मैंने कहा था ना कि भारत का संविधान, हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, ये कहाँ लिखा है? तो जवाब कुछ बच्चे का आया था कि प्रियम्बल में लिखा है।